हाय, मेरा नाम अन्वेषा घोष है। मैंने इस बार जेआरएफ एंड नेट 2020 का एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है। मैंने अपना एलएलबी हल्दिया लॉ कॉलेज से किया है, जिसका अफिलिएशन है विद्यासागर यूनिवर्सिटी, विच वाज अ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने 2017 में पास आउट किया है। उसके बाद मैंने क्लैट दिया था एंड आई सिक्योर्ड अ सीट एट एनएलयू रांची एंड आई क्वालिफाइड business law in like LLM, wherein I was again the university topper as well as scored the maximum marks LLM corporate law में. Again I had been awarded the gold medal for being the batch topper LLM में. तो उसके बाद मैंने 2 साल करीबन एक ICSSR फंडेड प्रोजेक्ट में किट स्कूल ऑफ लॉ के साथ ऑन रेप एंड पॉक्सो मैटर पे काम किया था, जिसमें मैंने करीबन 100 से ऊपर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को इंटरव्यू किए थे और 100 से ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को रेप एंड पॉक्सो मैटर पे. उसके बाद somehow I have shifted to Gujarat now and I'm a practicing lawyer at one of an eminent firm at Jamnagar. तो ये कुछ चीज़ें थी मेरे बारे में. अब आते हैं इस बात पे कि इस बार का पेपर कैसा था. लॉ का पेपर बेसिकली, क्योंकि मेरा जेआरएफ लॉ से निकला हुआ है, तो इस बार का पेपर जो था बहुत कंसेप्चुअलाइज था. मतलब आपको एक्चुअली आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर रहने चाहिए. उन्होंने ये टेस्ट किया कि आपका एनालिटिकल स्किल कैसा है, मतलब हाउ डू यू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आर देयर इन योर पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन. तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इस बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. मैंने कैलकुलेट किया था, बिलीव नहीं करोगे, अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस. एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि आया था ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन, जहाँ पे सपोज ऑस्टिन ने एक किताब लिखी हुई है, हार्ट ने एक किताब लिखी हुई थी, फुलर ने एक किताब लिखी हुई है. अब ऐसे कुछ ज्यूरिस्ट ने किताब लिखी हुई है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. इसका मतलब बेसिक मतलब क्या हुआ कि आपके कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में किस स्कूल का कब फॉर्मेशन हुआ था, ये ईयर वाइज भी आपको एकदम सही से याद रखना है. या फिर केस लॉज दे दिए हैं, उसको अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल वाइज. माइंड यू केस लॉज बहुत जो हम लोग जाने हुए होते हैं, वैसे केस लॉज मेरे अकॉर्डिंग तो था नहीं. दोज वर सम पोर्शंस जो मुझे लगा कि थोड़ा सा यू हैव टू वर्क एंड बेसिक्स बहुत क्लियर रखना है. और एक था पेपर बहुत लेंथी था. मेरे इतने दोस्त थे जिन्होंने पूरा फुल अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों पेपर्स ही अगर आप देखें तो पेपर लेंथी हो गया था. किसके कारण? कॉम्प्रीहेंशंस कुछ दिए हुए थे इन द फॉर्म ऑफ लाइक देयर वर बिग पैराग्राफ्स, उससे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन थे एंड यू हैड टू रीड द पैराग्राफ और यू हैव टू गो थ्रू द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोस क्वेश्चंस. तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके लिए आपका पेपर, और एनालिटिकल लाइक असर्शन रीजंस बहुत थे. तो ये कुछ चीज़ें थे जिसके लिए ये पेपर बहुत लेंथी था. तो यू हैव टू हैव लाइक एक बार में पढ़ के ही आपको वो क्वेश्चन समझने थे. तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे इस बार के पेपर में लगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें ये है कि पेपर 1 में एक इंसान को कितना वक्त देना चाहिए, कोई भी एस्पिरेंट को कितना वक्त देना चाहिए. अब ये दो चीज़ों में मुझे लगता है इसको बांटना चाहिए. एक है आपका मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, और दूसरा है आपका जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है. एक यूनिट को आप थोड़ी टाइम के लिए हटा सकते हो, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला चैप्टर है उसको आप थोड़ा सा हटा लो. तो अगर ये दोनों चीज़ में डिवाइड करें तो बेसिक्स आपका थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत क्लियर होनी चाहिए, जैसे पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ये सब रिसर्च एप्टीट्यूड आपका, सॉरी रिसर्च एंड मैथोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारे आपको एक मतलब आपका इसका थ्योरेटिकल नॉलेज क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस भी देखोगे, रिपीटेड क्वेश्चंस तो भाई बहुत कम रहते हैं, प्लस क्लैरिटी अगर नहीं रहेगी तो इसका एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है. सेकेंड, जो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग पार्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग पार्ट जो है, उसमें आपको एक ही चीज़ करना है. एवरी डे यू हैव टू गिव सम टाइम टू दैट पोर्शन. लाइक सपोज से आप अगर 3 घंटा पेपर 1 के लिए रखते हो या 2 घंटा रखते हो, तो उसमें से 1 घंटा आप ये प्लीज़ 3 यूनिट के लिए हटा लें, मतलब जो लॉजिकल एंड मैथमेटिक्स का हो गया. उसके बाद अगर हम इस बारे में बात करते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजीज़ आपको लेनी चाहिए ये पूरा चीज़ करने के लिए, तो एक ही मैं बोलूँगी, आप कॉपीज़ मेंटेन कीजिए. जब भी पेपर 1 कर रहे हो उसका नोट्स बनाइए, बुलेट पॉइंट्स में लिखे.
तो ये बहुत आपको हेल्प मिलेगी बाद में जब आप इसको रिवाइज कर रहे हो तो। और एक बात मैं बोलूँगी कि आपके पास अगर बुक भी हो तब भी आप एक ऑनलाइन चैनल्स देखिए, क्योंकि बुक में सारी चीज़ें नहीं रहती है। तो ऑनलाइन जो चैनल्स पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट टेलिंग यू कि कोई सब्सक्रिप्शन आप लोग ले, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत रिसोर्सेज यूट्यूब में है, अब उसको यूज़ करें ताकि आपके पास जो कंसोलिडेटेड नोट्स बने जो आपने आपके बुक से लिए हो और जो आपने ऑनलाइन चैनल से पढ़ी है, इट्स एन अमेजिंग नोट दैट यू कैन मे बी लेटर पब्लिश इट एज योर ओन बुक। मैं ये आपको मजाक में नहीं बोल रही हूँ, ये सच्ची है, मेरे लिए भी यही हुआ है। अब ये दूसरा पार्ट में हम लोग आते हैं जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या बुक्स मैंने रेफ़र की है पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए मैंने अरिहंत पब्लिकेशन का ही एक बुक रेफ़र की है, एंड वो अभी मार्केट में पेपर 1 का भी वो अरिहंत पब्लिकेशन का बुक अभी आया है, अमेजोन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। पेपर 2 के लिए मैंने एक ही बुक रेफ़र की है जो मैंने खरीदा हुआ है, दैट इज़ अरिहंत पब्लिकेशन का नया बुक है मार्केट में, और बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उनका सपोज से 10 यूनिट्स है और उसमें बहुत सारे लॉ पेपर्स है, तो एकदम कॉन्सेप्चुअलाइज्ड क्लैरिटी देके वो मतलब जो थ्योरी पोर्शन है वो चैप्टराइजेशंस में डिवाइडेड है। सो बेसिकली चैप्टर्स है, सपोज से कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका 5 चैप्टर्स है, तो वहाँ पे हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से वहाँ पे किया गया है द थ्योरी पोर्शन। उसके साथ मैं उसका MCQs करती थी, तो सपोज से 5 चैप्टर है तो हर एक चैप्टर से 70-80 करके MCQs रहते हैं। तो मैंने लगभग एक सब्जेक्ट का अराउंड 400 to 500 MCQs उसी बुक से किए। और उसके बाद जो बाकी पोर्शंस रहते थे वो मैंने बेयर एक्ट रेफर की, और एक परीक्षा मंथन की केस लॉ की बुक आती है 300 के लगभग, अमेजन पे वो भी लिस्टेड है। उसमें क्या था, पहले आपका थ्योरी पोर्शंस है केस लॉ के रिगार्डिंग, हर एक केस लॉ हर एक पोर्शन में है, लाइक सपोज से प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सपोज से फंडामेंटल ड्यूटीज का अलग अलग केस वैसे करके डिवाइडेड है। एंड उस बुक के पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो हर सब्जेक्ट का केस लॉ रिलेटेड MCQs है, तो वो मुझे बहुत अच्छी बुक लगी, प्लस अरिहंत पब्लिकेशन का लॉ बुक। तो बेसिकली मैं थोड़ा बहुत बेयर एक्ट रेफर करती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको छोड़ के मेरे पास टाइम भी नहीं था कुछ और रेफर करूँ, तो दिस इज़ वन थिंग। और मैंने कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखे, जैसे YG लॉ बोल के एक चैनल है, और एक सपोज से लॉ गुरुकुल है, एक है लेजिस डॉक्टर शानू शर्मा एंड और विनीत पांडे, कुछ ऐसे लॉ के चैनल्स मैंने कभी कभी रेफ़र किया उनके वीडियोस, तो मुझे यहीं से सबसे ज़्यादा हेल्प मिली। और बुक से, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पेपर 1 के लिए हो पेपर 2 के लिए हो, दोनों आपको ऑनलाइन से भी थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा आपको बुक से भी पढ़ना है। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज़। और अगर मैं बोलूँ कि बहुत सिलेबस वास्ट है कैसे करें, तो उसका वही सही एग्जाम्पल और या फिर आंसर आप बोलो तो वो बुक अगर आप फॉलो करोगे और ऑनलाइन वीडियोस देखोगे उस सब्जेक्ट्स के ऊपर, और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, चाहे आप ज्यूरिस्प्रूडेंस कर रहे हो, चाहे इंटरनेशनल लॉ कर रहे हो, आई थिंक उसके ऊपर कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन सारे उसी से घुमा के आते हैं। और एक बात जो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा पढ़ते पढ़ते, मेंटेन अ नोटबुक कि वहाँ पे बुलेट पॉइंट में वो लिख लो। और सपोज आप MCQ करते थे, मेरा एक ही स्ट्रैटेजी था, जो मुझे MCQ नहीं, मतलब मैंने क्या किया, बहुत सारे मॉक पेपर्स सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर तो किए, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे मॉक पेपर्स रहते वो भी सॉल्व किए। तो जो मुझे सपोज नहीं आ रहा था, जो मुझे एकदम ही नहीं आया, तो मैंने वो क्या किया, नोटबुक में मेंशन कर लिया वो पॉइंट के हिसाब से कि ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। तो जब लास्ट 1 डे था मेरे पास, तो रात को मैंने क्या किया, सिर्फ वो नोटबुक्स मतलब सिर्फ पलटाते रहे और देखते रहे कि मैंने क्या लिखा है उसमें, एंड आई गेस दैट हेल्प मी मोर। जैसे कि एक क्वेश्चन था, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, तो मैंने क्या किया था कि कंपनी लॉ के सारे सेक्शंस लिख लिया था। तो इस बार पूछा गया था एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कौन से सेक्शन एंड सब सेक्शन में है, तो क्योंकि मैंने वो लिखा था और क्योंकि मैं एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले मैं अपना कॉपी देख रही थी, तो सडनली वो मुझे याद आ गया एंड मैंने वो टिक मार्क कर दिया। दिस इज हाउ योर नोट्स दैट यू मेक फ्रॉम योर ओन बुलेट पॉइंट्स में, नॉट बिग नोट्स, तो वो आपको बहुत हेल्प कर जाती है। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि JRF नेट का एक अलग प्रिपरेशन होती है, नेट का अलग प्रिपरेशन, तो ट्रस्ट में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये 3rd या 4th अटैम्प्ट था एज फार एज आई रिमेंबर। तो एक तो मैं LLM करते वक्त दी थी, बट आई वॉज नेवर सीरियस, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिलता था, मैं अपना प्रोजेक्ट वर्क में थी। तो जैसे कि मैंने कहा, मैंने इतने इंटरव्यूज लिए, तो आई हैड टू ट्रैवल थ्रू द एंटायर वेस्ट बंगाल स्टेट, सो मुझे एकदम टाइम नहीं मिलता था कि मैं सब्जेक्ट्स देखूँ। तो मैंने बस एक ही चीज़ किया जो मुझे आप लोग को बताना है, कि नेट और
JRF नेट का अलग कोई प्रिपरेशन नहीं रहता है। आप अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे, मैंने तो इस बार नेट का ही प्रिपरेशन लिया था कि मुझे नेट क्लियर करनी है, तो बट समहाउ मैंने कॉन्सेप्ट्स इतना क्लियर रखा कि पेपर सबने बोला कि इस बार बहुत टफ था। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज लेंथी, सेकंड बहुत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया था, और ऊपर से मतलब क्वेश्चंस बहुत घुमा के दिए थे, तो इसीलिए मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये बहुत टफ पेपर, ट्रिकी पेपर, टफ नहीं बोलूँगी, तो ये चीज़ था। पर एक ही चीज़ है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेगा ना तो आप कुछ भी कर सकते। अगर ये क्वेश्चन है कि कितना और कब से यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1, इसका कोई टाइम हम ऐसे बोल नहीं सकते, क्योंकि जब से सपोज से मैंने 50 डेज़ का ही मुझे टाइम मिला था, मेरा अपना फर्म का काम मैनेज करके सिर्फ लॉकडाउन पीरियड में 50 डेज़ का टाइम मिला था, जहाँ पे मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मैनेज किया था। तो अगर आपके पास अभी 4 महीने हैं तो इट्स इनाफ। अगर आप वही मैंने बोला जो 3 घंटे भी दिन में देते हैं पेपर 1 के लिए, तो वो काफ़ी। एंड अगर आप मुझसे ये पूछ रहे कि दोनों पे कितना, पेपर 1 एंड पेपर 2 में कितना टाइम देना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी कि मेरा अगर आप स्ट्रैटेजी सुनोगे, क्योंकि मेरे पास 50 दिन थे, मतलब 2 महीना से भी कम, तो मैंने क्या किया था, पेपर 2 में 5 आवर्स मिनिमम मैंने दिया था, क्योंकि लॉ बहुत वास्ट है। इवन इफ वी से कि वो 10 यूनिट्स है, पर आपको खुद को पता है कि 10 यूनिट्स में बहुत सारे लॉ पेपर्स है, तो एक वो बात है। और दूसरा है पेपर 1 और पेपर 2 को मैंने ऐसे ही किया था कि पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो 5 आवर्स लॉ को देती थी, 3 आवर्स पेपर 1, पर जब 1 महीना बीत गया, जब ओनली 20 डेज वर लेफ्ट, सो आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर 13 आवर्स। पर अगर आपके पास 4 महीना टाइम है तो आप यही सोचो, हर दिन अगर मैं 1 घंटा भी पेपर 1 में दूँ, नहीं 1 घंटा में नहीं बोलूँगी, सपोज से 1.5 घंटा दूँ, मैं हाफ एन आवर मैथ्स करूँ और बाकी 1 घंटा थ्योरी का मे बी 2-2 यूनिट्स पकड़ूँ, और बाकी टाइम आप 3 घंटा सपोज से लॉ में दूँ, तो मुझे लगता है आपका आराम से यू हैव गॉट इनफ टाइम, 4 to 5 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा, इवन आफ्टर मेंटेनिंग अ फुल टाइम जॉब। और लास्ट टिप जो सारे मैं नेट एस्पिरेंट्स को देना चाहूँगी, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वो कोई मतलब पेपर 1 या फिर अदर सब्जेक्ट्स का पेपर 2 हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर्स सॉल्व कीजिए। मॉक पेपर्स इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और आपके बुक में अगर कोई आपको मॉक सेट ऑफ पेपर्स मिले, जैसे अरिहंत का दोनों बुक में ही था, तो जितना आप सॉल्व करोगे, और टाइम लिमिट रहना चाहिए। अगर पेपर 1 कर रहे हो तो मुझे आपको पता होना चाहिए कि मुझे 1 घंटा में ये तो कंप्लीट करना है, और पेपर 2 के लिए 2 घंटा में करना है। एक तो आपका 2 फायदे होता है, एक तो जब आप एकदम कुछ नहीं देखे, जब लास्ट में आप आंसर मिलाते हो आपका मॉक सॉल्व करने के बाद, तो आपको पता रहता है कि आपने इतना प्रिपरेशन लिया, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। सेकेंड थिंग, आपके अंदर वो एनालिटिकल स्किल डेवलप कर जाती है, और आपको अगर एनटीए का आप पकड़ो तो दिसंबर 2018 से उनका पेपर सेट हुआ था, तो एनटीए का आपको पैटर्न पता चल जाएगा, एंड सीबीएसई का भी पैटर्न, और आपका एनालिटिकल स्किल डेवलप हो जाएगा। तो यही मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे प्रीवियस ईयर, और या फिर आपके अगर बुक में कुछ रहे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको खरीदना है जाके क्या मॉक टेस्ट पेपर्स या ये सब, आपका ऑनलाइन में बहुत फ्री रिसोर्सेज है, तो आई डोंट थिंक वो कुछ ज़रूरी है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड आई थिंक नेक्स्ट टाइम विल बी अ सक्सेस।